नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा होगा। आज की मार्केट काफ़ी अच्छी रही है। निफ्टी 50 लगभग 0.7% अप थे और निफ्टी 500 की बात करें तो वो भी लगभग 0.8%, 0.76% अप थे। वहीं अगर निफ्टी 50 में स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 0 से 3% के बीच में लगभग 35 स्टॉक थे और 3 से 5% के बीच में एक अकेला स्टॉक था और 5% से ऊपर कोई स्टॉक नहीं था। वहीं अगर डाउन साइड में बात करें तो 0 से 3% के बीच में 14 स्टॉक थे और जो डाउन साइड में इससे नीचे कोई स्टॉक नहीं था और एक सिंगल स्टॉक जो 3 से 5% अप था, वो पावर ग्रिड है। वहीं अगर निफ्टी 500 में यही नंबर्स देखे जाएँ तो 0 से 3% के बीच में जो स्टॉक्स थे, उनका नंबर 302 है और 3 से 5% के बीच में जो स्टॉक्स हैं, उनका नंबर 28 है। और अगर बात की जाए 5% से ज़्यादा जो स्टॉक्स अप थे, उनका नंबर 17 है। लेकिन अगर डाउन साइड में बात की जाए, जो स्टॉक 5% से ज़्यादा डाउन थे, वो बस 2 हैं और 3 से 5% के बीच में जो स्टॉक डाउन थे, उनका नंबर भी 2 है। वहीं 0 से 3% के बीच में जो स्टॉक्स डाउन थे, उनका नंबर 150 है, 150। तो ये थी नंबर्स की बात और अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो सबसे अच्छा सेक्टर आज निफ्टी रियल्टी रहा है 2.31% के साथ में। इसमें सबसे अच्छा किया है जिन्होंने वो है फिनिक्स लिमिटेड 5.62%, उसके बाद लोड़ा 5.18%, प्रेस्टीज ओबेरॉय रियल्टी सबने अच्छा किया और वहीं आईबी रियल एस्टेट ये निगेटिव में थे 0.62%। और निफ्टी रियल्टी के बाद अगला सेक्टर जो आता है वो निफ्टी पीएसयू बैंक का, ये 1.6% अप था। इसमें सबसे अच्छा किया इंडियन बैंक ने 2.87%, उसके बाद यूनियन बैंक 2.53 और सबसे कम अच्छा जिन्होंने किया वो आईओबी 0.25%। निफ्टी पीएसयू बैंक के बाद अगला सेक्टर जो आता है वो निफ्टी एफएमसीजी का है 1.34% के साथ में। नेक्स्ट सेक्टर निफ्टी एनर्जी 1.28%। नेक्स्ट निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फार्मा, निफ्टी बैंक, ये सब अप साइड पे थे। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो निफ्टी मेटल 0.02% डाउन था और निफ्टी मीडिया 1.1% डाउन था। निफ्टी मीडिया में जो स्टॉक्स अप थे वो पीवीआर और नजारा और हाथवे, ये तीन स्टॉक्स अप साइड पे थे। बाकी सन टीवी और डिश टीवी, नेटवर्क 18, टीवी 18, सारेगामा, जील, ये सब डाउन साइड पे थे। तो ये हुई बात मार्केट ओवरव्यू की। वैसे आज जो एक वीडियो आया था 5:30 पे, स्टॉक ऑफ द वीक, उसके अंत में एक सवाल था। उस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा गया था, पी से रिलेटेड सवाल है, आप लोग जाकर के वो वीडियो देखिएगा। वहां पे जो सवाल है उसका आंसर करिएगा। वैसे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक आंसर अभी आया है। वो आंसर ये है कि पी रेशियो लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज रिवील्स स्टॉक में बी अंडर वैल्यूड। पहली बात तो ये कि पी रेशियो जो है इंडस्ट्री लेवल पे वो डिसाइड कौन करेगा। सबसे पहली बात तो ये है, इंडस्ट्री लेवल पे डिसाइड कौन करेगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो रैंडम लाइंस ड्रॉ करते हैं। चार्ट खोला, कुछ भी लाइंस ड्रॉ कर दी, कहीं से भी कुछ भी ड्रॉ कर दिया, उसके बाद उन्होंने स्टॉक के नाम लिख दिए दो चार, साथ में उनका इंडिविजुअल पी प्लस उनके सेक्टर का पी लिख दिया। फिर बताते हैं कि ये स्टॉक अपने सेक्टर से, सेक्टर पी से इतना नीचे चल रहा है और ये स्टॉक अपने सेक्टर पी से इतना ऊपर चल रहा है। जो स्टॉक सेक्टर पी से ऊपर होगा उसे बोलेंगे वो ओवर वैल्यूड है, उसे नीचे आना चाहिए, और जो नीचे चल रहा होगा उसे बोलेंगे ये अंडर वैल्यूड है, इसे ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों से पहले तो दूर रहना है। तो अगेन हम वहीं आते हैं कि इंडस्ट्री का पी डिसाइड कौन करता है। और रही बात इंडस्ट्री की पी डिसाइड करने की, तो अगेन वही बात हो गई। जैसे पेंट के बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें एशियन पेंट, नेरोलैक, बर्गर, ये सब वहीं पे ही है।
आप देखिए क्या सबका पीई सेम है? अगर इंडस्ट्री पीई के अकॉर्डिंग चलने, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलें, तो वहां तो सबका पीई सेम होना चाहिए, लेकिन वहां तो नहीं है ऐसा। वहीं अगर फार्मा की बात करें, तो फार्मा का भी एक सेक्टर पीई डिसाइड होता है ना, और इंडिविजुअल स्टॉक्स के पीई तो होते ही हैं, उनमें तो तब भी सेंस बनता है। लेकिन क्या लॉरस लैब, ग्रेन्यूल्स, सोलारा, आईओसीएल, डिवीज लैब, इन सब में क्या इनका पी सेम है? क्या इन सब का पी सेम है? क्योंकि अगर इंडस्ट्री पी, सेक्टर पी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो सेम होने चाहिए, लेकिन ये सब सेम नहीं है। वहीं अगर एक इंडिविजुअल स्टॉक में हम बताएं, जैसे डिवीज लैब की बात की जाए, तो अभी बताते हैं। डिवीज लैब की बात की जाए तो जैसे इनकी बात करें हम, जनवरी 2018 के आसपास में अगर देखा जाए इनको, सॉरी जनवरी 2008 पे, तो इनका ईपीएस हुआ करता था 13 रुपए 72 पैसे, और पी हुआ करता था लगभग 30। लेकिन फिर ईपीएस इनका बढ़ा, फरवरी 2009 पे बात करें तो इनका ईपीएस बढ़ा और पहुंचा लगभग 15 रुपए 55 पैसे, और पी 14 आ गया। फिर से बात करें तो मार्च 2011 की बात करें तो इनका पी 21 पहुंच गया, लेकिन ईपीएस 14.49 पे आ गया। फिर कुछ टाइम बाद बात की जाए, जैसे 2012 पे आ गए, मई 2012 की बात करें, ईपीएस 16.19 है, लेकिन पी 25.4 है। आप यहां पे कुछ देख रहे हैं कि पी का मतलब सेक्टरल पी के अकॉर्डिंग तो कुछ एक सेक्टर का पी रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो इन्हें भी वैसा ही होना चाहिए ना, इन्हें खास बिहेव नहीं करना चाहिए इनके ईपीएस से। जैसा कि रैंडम लाइंस ड्रॉ करने वाले लोग हैं, सेक्टोरल पी की जो बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी सेक्टर में देखिए, किसी भी स्टॉक की बात करें, ऐसा मिलेगा नहीं आपको। तो ये डिवीज लैब के पी रेशियो की बात कर रहे थे अभी हम, और इन्होंने आगे बोला है आंसर में, स्टॉक विद लो पी बट विद हाई अर्निंग्स ग्रोथ कैन बी कंसिडर्ड गुड बार्गेन सिंस देयर ग्रोथ पोटेंशियल इज हाई। बात सही है आपकी, बात आपकी सही है। आप सोचिए, आप किसी भी सिटी में रहते हैं, जस्ट इमेजिन दिल्ली में रहते हैं, वहां पे आपको एक घर चाहिए, आपको जो फीचर्स चाहिए, वो फीचर्स आपको जिस घर में मिलेंगे, उस घर की कीमत लगभग 1 करोड़ है। उस घर की कीमत लगभग 1 करोड़ है, लेकिन क्या कोई, अगर आप लो पी की तरफ जाके देखें उस सेंस में, तो वो तो काफी सस्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है ना कभी, कि जो फीचर्स आपको चाहिए उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1 करोड़ है, तो वो आपको 20-25 लाख में कहीं नहीं मिलने वाला। मतलब जो उसकी रियल वैल्यू होगी, आपको उसी के आसपास कहीं मिलेगा। सेम केस अगर गोल्ड पे देखें, सब लोग चाहते हैं गोल्ड सस्ते रेट पे मिल जाए। कौन नहीं चाहेगा कि 5-10 रुपए किलो में उनको गोल्ड मिल जाए? लेकिन क्या कभी मिलता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू है, वो अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा होगा। अगर आपको गोल्ड लेना है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको गोल्ड चाहिए तो आपको जो उसका ट्रेडिंग प्राइस है उसके पास जाना पड़ेगा। अब गोल्ड का प्राइस आपकी वजह से, क्योंकि आप सोचते हैं कि गोल्ड को सस्ता होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आपकी वजह से वो नीचे नहीं आ जाएगा। और फिर इसके बाद इन्होंने बोला है, इफ पी इज हाई इट इंडिकेट्स ओवर प्राइसिंग ऑफ द स्टॉक। ठीक है, ओवर प्राइसिंग, पी हाई है तो कह सकते हैं ओवर वैल्यूड टाइप है। लेकिन अब जैसे बात आई कि वैल्यूएशन की, आपने पिछले लगभग 1.5 साल हो गया ये भारतीय निवेशक प्लेटफॉर्म बने हुए, आपने कभी नहीं देखा होगा हम लोग वैल्यूएशन की खास बात करते हैं। बेशक हम लोग मजाक जरूर उड़ाते हैं वैल्यूएशन का, लेकिन कभी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड जैसी बातें नहीं की हम लोगों ने। क्योंकि वैल्यूएशन की बात करना तब ठीक लगता है जब आप किसी चीज को 10-15 साल 20 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, वहां आपको सस्ते में खरीदने में फायदा होता है। अंडर वैल्यूड चीजें ले लो, जब वो ओवर वैल्यूड होने लगे तो आप बेच दो। जैसा कि एक शायद किसी प्रो वीडियो मीट में एक एग्जांपल भी है वहां पे बादाम का। बादाम
यदि आपके पास दुकान है बादाम बेचने की, तो आपको फर्क नहीं पड़ता किस रेट पे आप खरीद रहे हो, उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बेचना है, जिस रेट पे खरीदोगे उससे कुछ मार्जिन मिलेगा आपको, आप बेच दोगे। ये है अगर आपकी दुकान है तो। सेम केस आप मान लीजिए जैसे ट्रेडर्स का होता है, उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मोमेंटम से फर्क पड़ता है। हाई रेट पे खरीदेंगे, उससे भी हाई पे जाके बेचेंगे। लेकिन वहीं अगर आपको बादाम घर में यूज करने हैं, तो आप ये सोचेंगे ना कि जितना सस्ता मिल जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि यूज तो घर पे ही करना है। अब 1,000 रुपए किलो वाला बादाम यदि आपको 5,000 रुपए पे कहीं मिल रहा है, तो आप क्यों खरीदेंगे? क्योंकि घर पे यूज करना है ना। लेकिन अगर आपको बेचना है यही चीज, वो 5,000 रुपये मिल रहा होगा चाहे 10,000 रुपये मिल रहा हो, आप उसको खरीदेंगे और वापस से आके बेचेंगे भी कुछ मार्जिन के साथ में, जितना आपने पहले से डिसाइड कर रखा होगा। तो ये बात होती है जनरल सी कि वैल्यूएशन पे खास फोकस नहीं रखना है, आपको मोमेंटम देखना है। आपको जो चाहिए वो मोमेंटम है, मोमेंटम मिलेगा आप पैसे कमाएंगे। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है तो फिर वो एक अलग बात है। वैसे लॉन्ग टर्म में कुछ खास बचता नहीं है। जैसे कल के ही किसी स्टॉक की बात कर रहे थे, उसमें 123 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, 7 साल में वो बस डबल हुए हैं। ये था इनका लॉन्ग टर्म। वहीं कुछ दिन बाद 245-45 पे थे, 2 साल के अंदर वो 4 गुना हो गया। ये था मोमेंटम। तो ये देखना है आपको, मोमेंटम चेंज करना है, आपको मोमेंटम वाले स्टॉक ढूंढने हैं। आपको अपनी ऊर्जा इस चीज में नहीं खर्च करनी है कि हमें अंडर वैल्यूड चीजें मिल जाए। क्योंकि आपको अगर अंडर वैल्यूड चीजें मिल रही होंगी तो उसके पीछे एक रीजन होगा। वो अभी तक अंडर वैल्यूड क्यों है, उसका एक बड़ा कारण होगा। अगर किसी चीज की कीमत बहुत कम है और क्वालिटी अच्छी है, तो सभी लोग उसके पीछे भाग रहे होंगे। लेकिन अगर कोई उसके पीछे नहीं भाग रहा है, कीमत वहीं पे ही है, कुछ बहुत गड़बड़ है उसके साथ, इसीलिए उसकी कीमत इतनी कम है, क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कुछ एक बड़ी बात होगी जिसकी वजह से उसकी जो अच्छी क्वालिटीज है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कहना यही होगा, जो रैंडम लाइन ड्रॉ करते हैं और सेक्टोरल पीई की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पीई की बात करते हैं, और इन सब चीजों की जो बात करते हैं वैल्यूएशन की, इनको इग्नोर करें और आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दें। आप जितना ज्यादा मोमेंटम के पीछे भागेंगे, उतना अच्छा आपका रिटर्न होगा। जैसे कुछ दिन पहले बताया गया था कि आपका एम होना चाहिए ट्रिपल डिजिट सीएजीआर का। अब ट्रिपल डिजिट सीएजीआर अंडर वैल्यूड चीजें ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो वैल्यू इन्वेस्टर की सोच होती है, उनका होता है 25-30% मिल गया ना साल का, वो बहुत है। वैसे इतना भी नहीं सोचते, वो 20% तक ही सीमित रहते हैं। तो ट्रिपल डिजिट उनके लिए तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाएगी। ये आपको सिर्फ मिलेगा मोमेंटम चेंजिंग से। आपको ये सीखना पड़ेगा मोमेंटम कैसे देखना है, कहाँ पे देखना है, ये चीजें देखना पड़ेगा। तो ये था एक जनरल सी चीज जो बतानी थी। और फिर से रिपीट करते हैं, आज के वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो भी आपको लगे सही है गलत है, उससे खास फर्क नहीं पड़ता, आप दीजिए जो आपकी समझ में आए, देखिए, और उसके बारे में फिर बात की जाएगी आगे। तो ये जो बोलना था वो हो गया। अब कुछ स्टॉक्स की जिनकी हमें बात करनी है, हम उनके बारे में बताते हैं। तो पहला स्टॉक है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये एक तरीके का ब्रोकिंग हाउस ही है, और इनकी जैसे कि नाम से भी समझ में आ रहा है ब्रोकिंग हाउस है। और इनकी मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 3200 करोड़ मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 1,007 रुपए है, और हाई जो इनका है 52 वीक, वो 1,055 रुपए का है, और लो 164 रुपए का, मतलब लगभग 8 गुना के आसपास पहुंच जाएंगे। स्टॉक का पी यहाँ पे लगभग 24 है, 23.6। और अगर आर की बात करें तो लगभग 36% है, 35.8। आर की बात करें तो लगभग 34% है, 34.1%। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड देते हैं ये, 0.2% डिविडेंड यील्ड है इनकी। प्रमोटर होल्डिंग इनके पास 55.5% स्टेक प्रमोटर्स के पास है। डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 0.37 है। और इनके अगर प्लेस परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 7% प्लेस्ड है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो इनके पास लास्ट ईयर 237 करोड़ का फ्री कैश रहा है। पिछले 3 साल में बात करें तो 349 करोड़ का फ्री कैश रहा है। और
डेट की बात करें 130 करोड़ का इनके पास डेट है करंट में। कंटिजेंट लायबिलिटी इनके पास 436 करोड़ की है। और सेल्स लगभग 650 करोड़ की, 660 करोड़। और और अगर इनके सेल्स की बात करें तो सितंबर 2021 का क्वार्टर सबसे अच्छा रहा है। सेल्स इनकी अभी तक में सबसे अच्छी आई है ये। और इनके एनपीएम की बात करें लगभग ये 22.5%, ओपीएम 32%, जीपीएम लगभग 92%। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो इनकी सेल्स सितंबर 2018 में 35 करोड़ की हुआ करती थी और सितंबर 2021 में 213 करोड़ की सेल्स हैं। और ओपीएम इनका जो 3% हुआ करता था दिसंबर 2018 में, वो लगभग 11 गुना हो गया है और करंट में 32% के पास में है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका दिसंबर 2018 में 1 करोड़ हुआ करता था, वो भी बढ़कर के लगभग 70 करोड़ पहुंच गया, 69 करोड़ है। और पीबीटी की बात करें तो पीबीटी 8 करोड़ हुआ करता था दिसंबर 2018 में, करंट में 57 करोड़ के पास में है। और इनके ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस 2 रुपए 16 पैसे हुआ करता था दिसंबर 2018 में, और करंट में ये 13 रुपए 41 पैसे पे है। एंड एनुअली अगर बात करें तो मार्च 2016 में इनकी सेल्स हुआ करती थी 74 करोड़ की, जो कि अभी करंट में बात करें तो 660 करोड़ के पास में सेल्स है। और मार्च 2021 में 453 करोड़ की सेल्स थी। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2016 में 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और करंट में 208 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ओपीएम की बात करें तो 19% ओपीएम हुआ करता था मार्च 2016 में, और करंट में 32% के आसपास इनका ओपीएम है। और पीबीटी की बात करें तो 9 करोड़ का पीबीटी हुआ करता था मार्च 2016 में, करंट में 170 करोड़ के पास में इनका पीबीटी है, 169 करोड़। ईपीएस इनका 2016 में 13 रुपए 58 पैसे हुआ करता था, करंट में जो कि लगभग 41 रुपए पहुंच गया है, 40 रुपए 87 पैसे। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इनकी काफी बढ़ गई है। 2016 में जो 5 करोड़ हुआ करती थी वो अभी करंट में 32 करोड़ के पास में है। इनके रिजर्व्स भी बढ़ गए हैं, 21 करोड़ जो हुआ करते थे 2016 में, वो अभी 314 करोड़ पे पहुंच गए हैं। और इनकी बोरोविंग्स भी काफी बढ़ी, जो 21 करोड़ हुआ करती थी 2016 में, वो करंट में 130 करोड़ पे है। और टोटल लाइबिलिटीज 2016 में 82 करोड़ हुआ करती थी, वो अभी 1360 करोड़ की है। और अगर कैश फ्लो की बात की जाए तो ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो कैश आता है इनके पास, वो मार्च 2016 में 10 करोड़ हुआ करता था, जो मार्च 2021 में 245 करोड़ पे है। और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की स्टेक घट रही है। मार्च 2018 में लगभग 73% स्टेक हुआ करती थी, 72.7%, जो कि अब सितंबर 2021 में 55.53% बची है। एफआईआईज के पास कुछ खास स्टेक नहीं है, 0.2% स्टेक है। पब्लिक के पास 44.27% स्टेक है, जिसमें से लगभग दो, चार, दस, लगभग आप देखेंगे तो 20% के आसपास फिक्स स्टेक है। मतलब लगभग 25-26% स्टेक पब्लिक के पास बचती है। तो ये इनके नंबर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं इनके चार्ट की। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, इनके चार्ट की बात करें तो आज ये स्टॉक लगभग 11% अप था, 11.17% अप था। और इन्होंने फ्लैट लाइन ब्रेकआउट किया है आज। हाँ, इन्होंने आज फ्लैट लाइन ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कर दी है। और ये था डेली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे जैसे बात की जाए तो वीकली चार्ट पे भी ठीक है। और मंथली पे तो ये वन वे जर्नी दिख रही है इनकी चार्ट की। इनका आईपीओ जो आया था वो आया था सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में ये 108 रुपए पे लिस्ट हुए थे। उसके बाद 2 महीने स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया, टाइम वेस्ट कर रहे थे। उसके अगले ही महीने दिसंबर 2020 में 70% का रन दिया स्टॉक ने। उसके बाद से इनकी वन वे जर्नी स्टार्ट स्टार्ट हुई। बीच में छोटे छोटे आराम किए हैं, एक एक महीने के थोड़े थोड़े, कुछ खास नहीं थे, 2-4% ऊपर नीचे हुआ है, उसमें थोड़े थोड़े आराम किया। स्टॉक वन वे जर्नी पे चल रहा है। स्टॉक काफी अच्छा है। आप 15% स्टॉक स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं वैसे। हाँ, 15% के आसपास इनका स्टॉप लॉस लेके ले सकते हैं इसको। और आशा है ये काफी अच्छा करेगा यहाँ से। और आगे जिन स्टॉक्स की हमें बात करनी है वो कुछ नए स्टॉक नहीं है, उन स्टॉक की पहले भी बात हो चुकी है। अभी रिसेंट में ही बात हुई थी। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी बात करेंगे वो है गति लिमिटेड। अभी रिसेंट में इनकी बात हुई थी, शायद 15 दिसंबर को। तब ये 175 रुपए के पास हुआ करते थे।
और अभी ये आज इन्होंने 15.24% अप होने के बाद इन्होंने जो क्लोजिंग दी है वो 196 रुपए की क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं स्टॉक काफी अच्छा है, जैसे पहले भी बताया गया था स्टॉक के बिजनेस भी काफी अच्छा है, नंबर्स भी अच्छे हैं, आप इसको ले सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, चार्ट काफी अच्छा लग रहा है, बहुत सही सेटअप लग रहा है इसका। ये गति लिमिटेड था, और नेक्स्ट जिसकी बात करनी है वो रेडको खेतान। इसकी बात भी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, मतलब शायद फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को बात हुई थी ये। रेडको खेतान आज ये स्टॉक लगभग 6%, सॉरी 5.5% अप थे। और जैसा कि फ्राइडे को भी बताया गया था, ये स्टॉक 5-10% किसी दिन कर दे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसने पिछले 2 दिन में वो कर दिया है। आज लगभग 5.5% अप थे, और इसके पहले बात किया तब भी 5.5% अप थे। मतलब सीधे सीधे भी आप देखेंगे तो लगभग 11% तो हो ही रहा है। जैसा बताया गया था कि ये कर दे कुछ ऐसा तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है, वो ये कर रहा है। अभी तो ये स्टार्ट कर रहा है, अभी तो इसमें स्टार्ट हो रही है चीजें, तो ये नहीं सोचना है कि इसमें चीजें ओवर हो गई हैं या अब इनका टाइम नहीं रहा, इसमें हो गया जो भी होना था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो इसमें चीजें स्टार्ट है। आवाज आ रही है अभी? अब आशा करते हैं आवाज आ रही होगी। यस ओके ओके ओके। तो रेडको खेतान की बात करें तो इनका बिजनेस काफी अच्छा है, नंबर काफी अच्छे हैं, चार्ट सेटअप बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे अभी तो ये फ्लैट लाइन ब्रेकआउट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आप इसको ले सकते हैं, काफी अच्छा चार्ट सेटअप है इसका, तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो हमें बोलना था ये हमारी तरफ से था। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमने सभी को स्पीकर बना दिया है वैसे। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। we Yes. we hear the first stock, but we miss somewhere the exact name of that stock. Can you repeat that name of the stock? Just give me a second. The first stock was Share India Securities. तो वो कोई नया स्टॉक नहीं है एज सच। वो जो है पहले बताया था, और काफी पहले बताया था। एक सेकंड, जस्ट गिव मी। शेयर इंडिया जो है ये अगस्त में प्रॉब्ली सितंबर के अराउंड 550 के आसपास में थ्रेड में पड़ा होगा, चार्ट पड़ा होगा अगस्त सितंबर में। उसका ट्रेड शायद ट्रैकर में कभी नहीं डाला था, लेकिन वहां से डबल हो गया ये अभी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और मतलब अब इसमें यहाँ से कितना, अब ये है ना 50-100% कितने दिन में करेगा, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सिर्फ प्योर मोमेंटम के टर्म्स में देखें तो शेयर इंडिया जो है बहुत अच्छा है, और वॉल्यूम बड़े अच्छे हैं। तो दिख रहा है कि जर्नी जो है शायद यहाँ से अब एक नए लेग की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और ये गति लिमिटेड के बारे में, गति जो अल्कार्गो ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, और पूरा आप देख रहे होंगे कि लॉजिस्टिक्स में जो एक्सप्रेस वाला सेगमेंट है वो जो है बड़ा वापस आ रहा है काफी समय बाद। और मैक्रो इन्वायरमेंट इंडियन इकोनॉमी का सपोर्ट कर रहा है उसको। तो इसलिए आप देखेंगे टीसीआई एक्सप्रेस से लेके, गति से लेके, अल्कार्गो इटसेल्फ और टीसीआई अलोन, है ना। तो आप देखेंगे ये जो भी स्टॉक है लॉजिस्टिक्स स्पेस के, वो ब्रेकआउट दे रहा है। अच्छा, टीसीआई तो अपना पुराना प्रो का आइडिया है, यू ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो इट। टीसीआई एक्सप्रेस वो भी बताया था लास्ट टाइम, तो टीसीआई तो बहुत पहले बताया था, मई में बताया था, फिर दोबारा भी बताया था, तो उस टाइम टीसीआई एक्सप्रेस भी बताया था। और ये पूरी थीम है। तो अब इसमें गति में कुछ चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, ठीक है, दैट गिव्स यू द एंट्री पॉइंट। बट हाउ डू यू डिसाइड कि कितने दिन रहना है उसमें और वो क्या क्या करेगा, दैट यू कैन नॉट बी डिसाइडिंग कि आज क्या हो रहा है वो देख के। तो सबसे पहला जो काम करना है, मंथली चार्ट देखना है।
मंथली चार्ट अगर देखोगे तो जुलाई 2015 उसके हाई को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मंथली चार्ट पे जुलाई 2015 के हाई को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 6 साल का ब्रेकआउट है। अब उसमें अगर आप देखोगे तो जो ऑल टाइम हाई है वो अभी भी दूर है, 311 के आसपास में ऑल टाइम हाई है, जो कि उसने बनाया था नवंबर 2014 में, 327-28 का एक्चुअली। तो 328 रुपए का हाई वो अभी यहां से करीब 50% का अपसाइड दे रहा है, समझ में आया। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, थीमेटिक सेगमेंट से आ रहा है ना, तो करीब 60-65% का रिटर्न अभी यहां से गति में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब 60-65% का मतलब ये नहीं कि ये जो है एक हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा, कब हो जाएगा। लेकिन आप मार्केट कैप देखो, सिर्फ 2400 करोड़ है, अभी बताया गया था, है ना। मतलब अभी नहीं, जब 15 दिसंबर को ये कवर किया गया था उस दिन बताया गया था। तो इतना ऐसा स्टॉक जिसमें ज्यादा फ्लोट नहीं है ना, क्योंकि उसका मार्केट कैप अपने आप में ही बहुत छोटा है, और फिर बाकी जो स्टेक बचती है उसमें से करीब 35%, 38% है जो पब्लिक में फ्री फ्लोट है, बाकी जो है बड़े लोगों के पास है, तो वो इतना फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं करते। मतलब अब ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते या कुछ लोग करते नहीं होंगे, बट जनरली अब किसी के पास 3.5%, 5%, 2% स्टेक है किसी बिजनेस में, तो ये मुश्किल है, आप उसको डे टू डे वीकली बेसिस पे खरीद बेच नहीं सकते। तो वो प्रॉब्लम एक है, जिसकी वजह से आप उसको जब ट्रेडेबल फ्री फ्लोट देखते हो तो वो आप हटा देते हो। तो आप वो करोगे तो इसमें कुछ 35-38% बचेगा, बेसिकली कैन से 1/3। तो ये 2400 करोड़ है, तो करीब 900 करोड़ रुपए का ट्रेडेबल फ्री फ्लोट है गति में। अब सोचिए, ऐसा सेक्टर जिसमें जो लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं, मतलब अब ये सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी वन ऑफ द बिग प्लेयर तो है ही है, तो उनका भी अगर सिर्फ इतना ही साइज है, तो अब आप समझ सकते हैं आगे, है ना, कि अब गति तो वैसे ब्लू डार्ट और मतलब कुरियर सर्विस है, तो उसमें डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ब्लू डार्ट है। तो गति में ध्यान रखना है ये कि ये मंथली लेवल पे ब्रेकआउट है, बड़ा ब्रेकआउट है 6 साल का, सो यू शुडंट बी टेकिंग इट लाइटली। अच्छा, ये सब नुआंस है, कई बार बात करते हुए दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि अब देखिए, वो रन टाइम पे कोई बात बताना है तो उसमें कई बार होता है कि फोकस एक जगह रह जाता है, वो हो सकता है कि अभी पे ज्यादा हो सकता है मीडियम टर्म पे, या हो सकता है कि बिग पिक्चर पे, कई बार होता है ये। लेकिन अगर आप अपने पैसे लगा रहे हो, अगर आप भाई 5,000 की शर्ट भी लेने जाते हो तो 25 जगह जाते हो, 25 बार देखते हो, और उसका फैब्रिक सही नहीं है, उसकी सिलाई में कहीं कुछ गड़बड़ हो, पता नहीं क्या क्या, कलर नहीं छूट जाएगा, और कैसे धुलना है, व्हाट नॉट। लेकिन यहाँ पे आप 5-5 लाख रुपए लगाना होता है, लेकिन उसमें भी आप जाते हो, कोई फ्री में कहीं एक चार्ट डाल दिया, टिप बता दिया, वहां जाके लगा देते हो, और वो गिर जाता है, फिर समस्या हो जाती है। तो अगर आप इतनी मेहनत करते हो, अदरवाइज आप अपने कंज्यूमेबल्स में, अब भाई 5,000 की शर्ट ले रहे हैं, खराब निकल जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी, दूसरी खरीद लेंगे। लेकिन इधर 5 लाख लगा रहे हो, 10% गिर जाएगा तो 50,000 चले जाएंगे आपके। लेकिन नहीं, आप यहाँ ड्यू डिलिजेंस नहीं करोगे, यहाँ चीजों पे एफर्ट नहीं डालोगे, लेकिन उधर सारे एफर्ट डालोगे। ये पता नहीं माइंडसेट का क्या आपका इशू है, ये समझ के परे है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक लॉजिकल पर्सन को तो ये देखना चाहिए कि वो तो कॉन्ज्यूमेबल है, यू कैन ऑलवेज गेट इट अगेन, राइट। और यहाँ पे लेकिन इसमें तो आपको कमाने की कोशिश करो, अगर यही कमा दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो गति में थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है। तो ये बात हो गई गति की, और तो बाकी सब ठीक है, राडिको Sir, वगैरह की बात हुई। या sorry to interrupt, sir. On Gati, one small question, sir. हम्म Sir, on monthly chart, on volume, it seems that there is a lot of noise. Like, is there anything, nothing or some specific method to reduce that noise of volume on monthly chart or on weekly to pick that idea? So let me repeat what you're saying. So basically what you're saying is there's a lot of noise in the chart, so you're saying कि monthly देखेंगे तो ठीक रहेगा, is that your question? No sir, no sir. मैं जो monthly chart देख रहा हूँ सर, उसमें मुझे ना volume हाँ. में काफी noise लग रहा है। मतलब देख रहा हूँ कि is it a general volume or is it some specific volume for this particular? So ऐसे कोई method है, ऐसे कोई understanding है आपकी कि उस volume को figure out करके and good to pick करके after like
consider your 6 year of breakout? No, so basically, see, देखिए, अब वॉल्यूम वगैरह के इंटरप्रिटेशन में भाई वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब ये कि वो बड़े इंटरेस्ट के साथ ट्रेड हुआ है, अब वो चाहे मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, ठीक है। अब उसको आप कैसे बोलोगे कि ये बुलिश है या बीरिश है, अब वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। वो सेम बिग वॉल्यूम बार्स और उसमें 5-8%, 10% का मूव आना, इट कुड बी जस्ट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग, कि वहां से कुछ मल्टी बैगर रिटर्न दे दे। और ऑन द कॉन्ट्ररी, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये कल्मिनेशन था मूव का और वहां से एक लंबा कंसोलिडेशन, हाइबरनेशन और करेक्शन आ सकता है। और इट कुड बी समथिंग इन बिटवीन, जैसे शेयर इंडिया जो अभी स्टॉक बताया, सिग्नलिंग एट द नेक्स्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है कि वो जो है एक्चुअली कल्मिनेशन है मूव का। वो ऐसा लग रहा है कि मोस्टली ये नेक्स्ट लेग की तैयारी कर रहा है। सो वो एक बात है। अब गति में देखेंगे अगर आप ना, तो अब ये देखिए इसका वॉल्यूम में मतलब पैटर्न क्या है कि भाई शुरू में बहुत कम वॉल्यूम था 2010 के पहले वाले फेज में। उसका रीजन ये है कि तब जो है इंडियन मार्केट में उतना लिक्विडिटी होता ही नहीं था। मतलब 7-8 हजार करोड़ रुपए की अगर कोई खरीदारी करते तो निफ्टी मूव कर जाए, वो जमाना था वो। तो वहां पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं होना वो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसके बाद वॉल्यूम जैसे जैसे समय बढ़ा है, इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी है, जबकि प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको सेम वॉल्यूम मूव करने के लिए भी ज्यादा पैसे चाहिए। अब यहाँ तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो आपको और ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन फिर भी चीजें पहले से बेटर हो गई। अब बाकी इसमें और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसके अलावा आप जो है कुछ दिमाग लगा सकें कि उसको कैसे देखना है या नहीं देखना है, क्योंकि वो आपको कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलेगा कि उसके पहले स्टॉक क्या कर रहा था, ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है, उससे ही पता चलेगा। अब जैसे एक और एग्जांपल है कि ये रिलायंस वाला है ना, तो ये रिलायंस जो है अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर इसने, मुझे याद है सितंबर में, इसने एक बहुत बढ़िया बड़ी वॉल्यूम पे मूव दिया था, है ना, सॉर्ट ऑफ जंप, ब्रेक, जंप अप करके वो बड़े हाई पे क्लोज हुआ था। और सितंबर था वो, सितंबर 2020, और प्रॉब्लम उस दिन जो हाई बना था वो 2200 के 2300 ऊपर था। ओके, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है नए लेग की शुरुआत है। कई लोगों ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया था कि शायद यहाँ से रिलायंस जो है नए जोन में जा रहा है, लेकिन वो नए जोन में नहीं गया, वो नया जोन था कंसोलिडेशन का। तो अगर आपने सितंबर लास्ट ईयर रिलायंस का वो बड़ा वॉल्यूम देख के आपको लगा ये नॉर्मल प्राइस एक्शन की सबसे बड़ा अच्छा मूव है, तो एक्चुअली वो आपसे गलती हो। जब स्टॉक यंग था, तो आपको ये देखना है कि जब स्टॉक यंग हो, तब मोमेंटम अच्छा हो, तब आप लें उसको, तो ज्यादा ठीक रहेगा। वरना जो है दिक्कत हो सकती। तो मोमेंटम चाहिए डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा अर्ली पार्ट में या बीच में भी चलेगा, लेकिन वो नहीं कि वो जो एकदम मैड मोमेंटम, एकदम लास्ट का व्हाट शुड आई से क्लाइमैक्टिक मूव होता है, वहां पे अगर आप जाके एकदम आखिरी में फोमो की वजह से खरीद ले रहे हैं क्योंकि वो रोज 5-8% बढ़ता है एंड यू कांट स्टॉप योरसेल्फ, तो फिर आपके पैसे चले जाएंगे। वो नहीं करना। आपका सवाल यही था या कुछ और? क्योंकि No, ये sir. एकदम Got it. साफ। Got it. ओके, You give the correct means the clear answer. ओके। Thank you, sir. और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? वैसे आज सभी लोग जो हैं वो सब प्रो मेंबर हैं, ठीक है, तो यू कैन आस्क योर अदरवाइज क्वेरीज आल्सो, लाइक नोबडी एल्स इज Sir, हियर। one more thing. One more thing, हाँ। sir. Sorry हम्म। to take so multiple questions. Sir, Reddy को जो मैं देख रहा हूँ monthly chart